हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 11वीं क्लास है, हमारी 11th क्लास है और इसी 11th क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं बेसिकली ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हम लोग बात कर रहे थे वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम जो प्रणाली है इनके विषय में हम लोग आपका पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। तो अध्याय 9 को हम बड़े गौर से देखेंगे और इसमें तापमान संबंधी असमान जो वितरण है उनको देखेंगे। वायु का गर्म होना, ठंडी वायु का फैलना, ये हम देख चुके हैं। साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि वायु जब गर्म होती है तो गर्म होकर ऊपर उठती है, ठंडी होकर सिकुड़ती है। सिकुड़ेगी तो वो नीचे की तरफ बैठेगी, गर्म होगी तो ऊपर की तरफ खड़ी होगी। ये हमने कल देख लिया। फिर ऊर्ध्वाधर को हमने देखा और आपका क्षैतिज कैसे पवन बहती है उसके रूप में भी हमने कल पढ़ा और देखा। तो ये सारी चीजें जो था हम कल के लेक्चर तक आपका देख चुके थे इसमें और पढ़ भी चुके थे। और हमने देखा कि जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है, जो वायुमंडलीय दाब है, वो कैसा बनता है, क्या कंडीशन है, कितनी मिली बार पर इकट्ठा होता है, ठीक है, और कैसे उसकी यूनिट है, क्या सारी चीजें हैं, इनको आपका देखिए। अब यही उनको देखने पर हमने एक एक चीजों को बड़े अच्छे से गौर करके देखा है और बात भी करी है। तो इसमें संघनन चीजें होती हैं, अधिक मापांक है, तो इन सारी चीजों को हम लोग बड़ा गौर करके एक एक करके बड़े अच्छे से आपका देखेंगे और बात भी करेंगे कि वायु का संघनन किस प्रकार से है, कैसे वायु आपके हमको महसूस होती है। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा पूरा जो वायुमंडल है वो किसकी वजह से रुका हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये टिका हुआ है, ये हमने देख लिया। उसके बाद वायुमंडल में उर्वरता जो विभिन्नता है वो किसकी वजह से है, ये हमने देख लिया। ठीक। उसके बाद हमने 1 किलोमीटर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने मापने की कोशिश की। वायुमंडलीय जो आपका ऊर्ध्वाधर प्रवणता है उसको हमने मापा और पात की किस तरह की होती है। ये सारी चीजें हमने इसके अंतर्गत एक एक करके हमने गौर करी और गौर करके सारी चीजों को देखा और देखने का प्रयास किया। तो इतना हम लोग आपका देख चुके थे, इतना इसमें पढ़ चुके थे। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा अगर किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी है, पूरा एक बार मुझसे पहले इस वाले पेज में अच्छे से पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि वायु दाब में ऊर्ध्वाधर दाब की विभिन्नता कैसे मिलती है, कि 10 मीटर पर जाने पर 1 मिलीबार कैसे आपका चेंज होता है। ये अगर हमको पता होगा तो चीजें बड़ी सरल हो जाएंगी और आसानी से हम उन सब चीजों को समझ पाएंगे और देख पाएंगे। देख लिया? देख लीजिए, फिर आगे बढ़े। चलिए, अब घूर्णन वाला जो बल है उसको देखते हैं कि पवनों की दिशा का जो वेग को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं जो पवनों की गति और इन सबको जो आपका प्रभावित करते हैं। इन सबको हम लोग एक एक करके आपका देखेंगे। तो कल मैंने आपको बताया कि भैया जो पवनों की दिशा है और उसको जो प्रभावित करने वाला मेन कारक है वो मैंने आपको बताया कि वो क्या है, कोरियोलिस बल है, जो आपको पता है जो हवाओं को डिस्ट्रैक्ट करता है। और कोरियोलिस जो फोर्स है वो बेसिकली पृथ्वी के घूर्णन की वजह से उत्पन्न जो होता है, उसी बल को हम लोग आपका कोरियोलिस जो बल है या कोरियोलिस फोर्स हम लोग आपका कहते हैं, उसी के माध्यम से उत्पन्न होता है। और उसके बाद है दाब प्रवणता। दाब प्रवणता को भी हम देखते हैं। तो वायुमंडलीय दाब विभिन्नता एक बल उत्पन्न करता है। संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर प्रवणता है। समदाब रेखाएं पास हो सकती हैं, वह प्रवणता अधिक व समदाब रेखा को दूर करने के लिए प्रवणता कम होती है। ठीक। अब हम बात करेंगे, आज में मेन फंक्शन है आपका, ध्यान दीजिए, घर्षण बल। यह पवनों की गति को प्रभावित करता है। धरातल पर सर्वाधिक, ये धरातल पर घर्षण सर्वाधिक होता है। तो घर्षण बल कहां पर सर्वाधिक मिलता है? तो ध्यान दीजिए, धरातल पर सर्वाधिक है। इसका प्रभाव प्राय धरातल से 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्रिक्शन कहाँ लगता है, तो ध्यान रहेगा धरातल पर। कब? 1 से 3 किलोमीटर।
पर ही हमको देखने के लिए मिल जाए। ठीक, और समुद्र की सतह पर न्यूनतम होता है। बस वो यही स्टेटमेंट बनाकर देगा कि फ्रिक्शन बल जो है वो धरातल पर 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, और जबकि समुद्र में आपका जो है न्यूनतम पाया जाता है। तो कथन ए कथन आर को बिल्कुल क्या करता है, स्पष्टीकरण करता है। तो ध्यान दीजिए, समुद्र पर ये कैसा होता है, न्यूनतम होता है, बहुत कम होता है। न्यूनतम का मतलब होता है ना के बराबर, बहुत कम। देख लिया। अब ये तो हुआ घर्षण। अब मेन यही फोर्स है कोरियोलिस बल, ये आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी का अपने अक्ष के घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है, कि जब अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमती है तो उससे क्या होता है, जो आपका पवनों की दिशा है, ध्यान दीजिए, जो पवनों की दिशा है उनको प्रभावित करता है। सन 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसे प्रस्तुत किया था, इसलिए इस बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इसका प्रभाव पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिने मुड़ जाती। देखिए, ये हो गया गोलार्ध, ये हो गया आपका नॉर्थ गोलार्ध, और ये हो गया साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। तो कह रहे हैं कि इसके प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध की पवनें मूल रूप से अपने दाएं मुड़ जाती है। दाएं मतलब सीधे मुड़ जाती है, इस तरीके से। ठीक, और दक्षिणी गोलार्ध में आपका बाएं मुड़ जाती है। ठीक, डिफ्लेक्ट हो जाती है। पवनों का वेग अधिक होता है और विक्षेपित अधिक होती है। कोरियोलिस बल का अधिकांश कोण सीधा अनुपात में बढ़ता है। ध्रुवों पर सर्वाधिक विषुवत रूप अनुपात रूप में होता है, सबसे बड़ा होता है और अनुपातिक रूप में होता है। कोरियोलिस बल प्रवणता दाब के समकोण पर कार्य करता है। जो कोरियोलिस बल है वो किस पे काम करता है, समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। जितना प्रवणता दाब अधिक होगा, पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा। ध्यान दीजिए, दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी उतना ही क्या होगा, ध्यान दें आप, ध्यान रहेगा क्या, पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा। पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होती है। इनमें दो बल एक दूसरे से समकोण पर होते हैं। कैसे होते हैं, एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। निम्न वायु दाब क्षेत्र में पवन इसी इर्द गिर्द बहती है। विषुवतीय वृत्त पर कोरियोलिस बल शून्य होता है। कह रहे जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर पर अगर आप कोरियोलिस बल को देखोगे तो वो आपको 0 दिखाई देगा, वो आपको शून्य मिलेगा। पवनें समदाब रेखा और समकोण पर बहती हैं। निम्नलिखित दाब क्षेत्र अधिक गहन होने की वजह पूरित होती हैं। यही कारण है कि विषुवतीय वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। क्या कह रहे हैं, अतः निम्न दाब और अधिक गहन होने की वजह से जो आपका 0 डिग्री है वहां क्या होता है, लो प्रेशर होता है। और इसी लो प्रेशर और अधिक दाब होने की वजह से जो इक्वेटर का रीजन है, इस पर आपका जो चक्रवात है वो आपका नहीं बनते हैं। यहाँ पर क्या नहीं होता, कुछ भी, यहाँ पर कोई भी आपका साइक्लोन मोमेंटम आपको नहीं दिखाई देगा। कोई भी साइक्लोन की जो गति है बेसिकली यहाँ आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक, यही आपको दिखाई देगा कि कैसे होता है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे इफेक्ट होता है। अब देखिए, मान लीजिए ये आपकी 0 है। जब पृथ्वी कैसे घूमती है बताइए, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। तो हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। और अगर पश्चिम से पूर्व घूमेगी तो इस तरीके से घूमेगी, ऐसे, ध्यान दीजिए, ऐसे घूमेगी। तो जो हवा इस तरीके में ऐसे आ रही होंगी वो इस गोलार्ध में ऐसे मुड़ जाती हैं, और ये वाली ऐसे मुड़ जाती हैं। ये कहाँ मुड़ी, ये अपने दाएं मुड़ी, और ये कहाँ मुड़ी, अपने बाएं मुड़ी। तो इसलिए कह रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में कहाँ मुड़ती हैं, दाएं, और दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ मुड़ती हैं, बाएं मुड़ती हैं। तो ये क्या है कि बेसिकली 0 डिग्री पर पहुंचने के बाद यहाँ लो प्रेशर होता है,
और कोरोलिस बल अधिक होने की वजह से, इसी वजह से दिशा जो है अपने जो पवनों की दिशा है उनमें आपको बदलाव देखने के लिए मिल जाता है। देखिए, लिखिए, थोड़ा सा यहां से करें तो चीजें पूरी सरल हो जाएंगी, समझ आएंगी। करिए इनको, देख लिया। चलिए, वायु दाब और पवने, एटमॉस्फेयर और विंड। पवनों का वेग उनकी दिशाओं को उत्पन्न करने वाले बलों का परिमाण है। जो उनकी दिशा और पवन को उत्पन्न करता है वो उनके बलों का परिमाण है। पृथ्वी की सतह आपका 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में धरातलीय आपका प्रवहन से मुक्त होती है। मुख्यतः दाब प्रवणता कोरलेलिस बल से नियंत्रित होती है। जो आपका एयर प्रेशर है वो किससे डिपेंड होता है? देखिए, ऊंचाई पर वायुमंडल में पवन धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती है। अतः दाब प्रवणता कोरलेलिस बल से नियंत्रित होती है। जब समदाब रेखा सीधी हो, कैसी हो? समदाब रेखा सीधी हो, घर्षण का प्रभाव ना हो, तब दाब प्रवणता कोरलेलिस बल से संतुलित होती है। यानी कि अगर समदाब रेखा सीधी नहीं है और घर्षण बल को प्रभावित कर रहे हैं तो कोरलेलिस बल उसको संतुलित नहीं करेगा। कब करेगा? जब ये सीधी रेखा में होगी और कोई इसको प्रभाव नहीं करेगी, तभी ये उसको कंट्रोल कर सकता है। फलस्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर बहती हैं। तो पवनें कैसी बहती हैं? समदाब की जो रेखाएं हैं, समान दाब को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, उनके समानांतर बहती हैं। ठीक, उनके बराबर बहती हैं। कहने का मतलब ये है। ये पवनें भू विक्षेपी पवनें हैं के नाम से जाने जाती है। कैसे जानती है? भू विक्षेपी। तो जियोस्ट्रोग्राफिक के नाम से इनको जाना जाता है। और एक शॉर्टकट है जिस तरह से आप देखेंगे, ये देखिए, इसमें दिखाया गया है कि C इक्वल टू कोरलेलिस फॉल्स में के रूप में दिखाया गया है और B बराबर विक्षेपित पवनें और H बराबर क्षतिज के रूप में दिखाया गया है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, C इक्वल टू कोरलेलिस फॉल, P इक्वल टू प्रवणता वाला, ये सारे इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाया। देख लिया। निम्न दाब वाले क्षेत्र के चारों ओर पवन की परिक्रमा संचरण कहलाती है। जो लो प्रेशर बेल्ट का क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? चक्रवातीय परिसंचरण क्षेत्र कहा जाता है। उच्च वायुदाब क्षेत्र के चारों तरफ ऐसा होना पृथ्वी चक्रवाती संचरण कहा जाता है। इन प्रणालियों में पवन की दिशा में दोनों गोलार्धों में विभिन्न होती है। कैसे हैं? दोनों गोलार्धों में आपका विभिन्न होती है। पृथ्वी की सतह पर कई बार निम्न और उच्च दाब के चारों ओर पवनों का संचरण ऊंचाई पर होने वाले वायु संचरण से संबंधित होता है। निम्न वायुदाब क्षेत्र अभिसरण होगा, ऊपर उठेगी। उच्च वायुदाब क्षेत्र वायु का अवतलन होना है, धरातल पर अपसरित होगा। अपसरण के अतिरिक्त वायु भ्रमितल रूप में संवहन धाराओं और पवनों के साथ साथ वातागर के सारे ऊपर उठती है, जो कि बादल बनाने और वर्षण के लिए आवश्यक है। किसके लिए है? बादल बनाने के लिए आवश्यक है। होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए दो हवाएं इक्वेटर पर मिली, वो गर्म होंगी, गर्म होकर कहाँ उठेंगी? ऊपर की तरफ। ऊपर उठेंगी तो कैसे फॉर्म में उठेंगी? ध्यान दीजिए, ये इस तरीके के फॉर्म में उठती है। कैसे उठेंगे? ऊपर। ये क्षैतिज रूप में जाती, सॉरी, ऊर्ध्वाधर रूप में। गर्म होंगी, गर्म होकर ऊपर ही जाएंगी तो बादल बनाएंगी, और बादल बनाएंगी फिर इनमें क्या होगा? संघनन होगा। संघनन होकर ये आपके बूंदे बनेंगी और यही बूंदे क्या होंगी? वर्षा के रूप में आपका और बारिश करेंगी। इसे आप देखेंगे, जो आपका वर्षण हमको देखने के लिए मिलता है, जो वर्षा होती है वो इसी तरीके से आपको महसूस होती हुई दिखाई देगी कि किस तरीके से वर्षा। देखिए, फिर आगे बढ़े। तब देखिए, अब हमारे पास चक्रवात है और एंटी क्लॉक, मतलब चक्रवात, प्रति चक्रवात, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन और पवनों की दिशा के स्वरूप।
तो पहले तो हम दाब की बात करेंगे। केंद्र में देखेंगे हाई प्रेशर है कि लो प्रेशर, उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में चलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में किस दिशा में चलते हैं, हमको ये बेसिकली इसके अंतर्गत देखना है। तो पहले हम बात करें चक्रवात की। चक्रवात देखिए इस तरीके से होता है, ये देखिए। और पृथ्वी चक्रवात कैसे होता है, इस तरीके से होता है। तो आप अगर चक्रवात और पृथ्वी चक्रवात को देखेंगे, दोनों की अगर बात करें, तो इनके जो केंद्र में है चक्रवात, जो आपका चक्रवात है, यहाँ मिलता है लो प्रेशर और बाहर मिलेगा हाई प्रेशर। हाई प्रेशर यहाँ उल्टा होगा, यहाँ मिलेगा हाई प्रेशर, बाहर मिलेगा आपका लो प्रेशर। ये कंडीशन है चक्रवात, ठीक है। कौन सी कंडीशन थी आपका, ये कंडीशन थी आपके चक्रवात। और यहां जो चक्रवात है, ये आप कंडीशन मिलेगी आपको पृथ्वी चक्रवात की। तो एक तरफ चक्रवात हुआ और एक तरफ आपका पृथ्वी चक्रवात हुआ। तो यहां पर क्या होगा, केंद्र में आपका लो प्रेशर और यहां पर क्या होगा, केंद्र में हाई प्रेशर। ये कैसा है, ये घड़ी की सुई की दिशा में है, ये क्लॉकवाइज है और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो होगा पहले यहां समझते हैं, थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। और ये देखिए, ये तो मैंने आपको जनरली एक डायरी बना के दिखाई दी कि वो कुछ इस तरीके से होता है। चक्रवात है, केंद्र में आपका लो प्रेशर, ठीक। और उत्तरी गोलार्ध है, इस वाले बात की बात करें, सुई के विपरीत दिशा में। तो इस तरीके से ये घूमेगा। यहाँ क्या होगा, अगर इस दिशा में घूमेगा, यहाँ लो प्रेशर और यहाँ हाई प्रेशर, ठीक। ऐसे होगी कहानी। और अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे, तो दक्षिणी गोलार्ध में कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, ध्यान दीजिए। और यही क्लॉकवाइज क्या होगा, यहाँ पर आपका लो प्रेशर और बाहर हाई प्रेशर होगा। तो ये तो कंडीशन है। उत्तरी गोलार्ध में जो होगा एंटी क्लॉकवाइज, उत्तरी गोलार्ध में कैसे लिखते हैं, घड़ी की विपरीत, यानी कि एंटी। और ये क्या होगा, क्लॉक। और जब हम बात करेंगे पृथ्वी चक्रवात की, तो पृथ्वी चक्रवात में ये कैसा होगा, ये आपका क्लॉकवाइज होगा और ये कैसा होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। बस अंतर कितना होगा, यहाँ आपका हाई प्रेशर होगा, यहाँ आपका लो प्रेशर, यहाँ आपका हाई प्रेशर और यहाँ आपका लो प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए, जो हमारा चक्रवात है, तो जो हमारा नॉर्थ और साउथ, यहाँ क्या मिलेगा आपका, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा में, ठीक है। सेंट्रल में क्या होगा, लो प्रेशर। सेंटर में क्या होगा, दोनों तरफ लो प्रेशर। ध्यान रहेगा, सेंटर में क्या होगा, लो प्रेशर होगा। और अगर अगर ये तो हो गया चक्रवात, और हम बात करें पृथ्वी चक्रवात की, तो यहाँ जो आपका क्या है, विपरीत है, यहाँ आपका दिशा में हो जाएगा, यहाँ विपरीत, यहाँ ऊपर हाई की जगह लो। तो इस तरीके से आप ये वाला जो फॉर्मूला है इसका आप लिख सकते हैं, चक्रवात और पृथ्वी चक्रवात में क्या अंतर होता है, लिखिए। चलिए, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की क्या कहानी है, पूरा देख चुके हैं। अच्छा, एक मैंने आपको बताया था, ध्यान देना था, वायु का सामान्य परिसंचरण, ठीक है। वायु का सामान्य परिसंचरण। भूमंडलीय पवनों का प्रारूप मुख्यतः निम्न बातों पर निर्भर है। पहले है, वायुमंडल में ताप की अपेक्षा अक्षीय विभिन्नता।
दूसरा है वायुमंडलीय पट्टी में उपस्थित वायुदाब पेटियों का सौर किरणों के साथ विस्थापन, सौर किरणों के साथ विस्थापन। 4 है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। और 5वां है पृथ्वी का घूर्णन और वायुमंडल पवनों के प्रवाह के रूप में वायुमंडलीय सामान्य संचरण भी कहा जाता है। ठीक, तो क्या कहते हैं, सामान्य वायु महासंचरण भी कहा जाता है, और आपने इसको देखा भी होगा। वायुमंडलीय परिसंचरण महासागरीय जल को गतिमान करता है, जो कि पृथ्वी के जल को प्रभावित करता है। सामान्य परिसंचरण का एक क्रमिक चित्र है जो 9.6 में प्रस्तुत किया गया है। उच्च सूर्य ताप व निम्न वायुदाब के अंतर से उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि आईटीसी ट्रॉपिकल जोन में संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती हैं। उष्णकटिबंध से आने वाली पवनें निम्न दाब क्षेत्र पर अभिसरित होती हैं, यानी कि मिलती। होता क्या है, आईटीसी जेट का मैं एक आपको कन्वेंशन बनाकर दिखाता हूं, यहां दिखाता हूं। देखिए, ये हमारी 0 डिग्री ऐसे मानिए। अब मान लीजिए कुछ आपकी हवा आई, कुछ हवा इधर से आई, इधर से आई, इधर से आई, इधर से आई, इस तरीके से हवा आती है। ये जो क्षेत्र है जहां ये आके अपना मिलती हैं, ये जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है, ये ही कहलाता है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। यहाँ आकर दो दिशाओं की दो जगह की जो हवाएं हैं ये आपस में आकर मिल जाती हैं, और यही क्षेत्र है ICTZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन। ठीक, यहाँ आकर ये सारी हवा आपस में जो है मिल जाती हैं और सब्ट्रैक्ट होती हैं। इसके बाद ही हमें सारी चीजें बड़े स्पष्ट रूप से जो है दिखती हैं और दिखाई देती हैं। हम कह सकते हैं कि ITCTZ क्या है। ठीक है ना, तो ये है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। होता क्या है, जब ये हवा उठती हैं आपस में मिलती हैं तो ये क्या होती हैं, यहाँ पर आके गर्म होती हैं, और गर्म होने के बाद ये इस तरीके से वापस चलती है। कैसे चलती हैं, ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर चलती हैं। इन्हीं को हम कहते हैं संवहन तरंगे। ये कहती हैं, कैसी हैं, संवहन तरंग के रूप में। कहाँ चलेंगी, आपका ऊपर की तरफ ये आपका बहती हैं, और ऊपर की तरफ ये आपका संवहन के रूप में हमको चलती हुई दिखाई देती हैं, या हम कह सकते हैं इस दिशा में ऊपर की तरफ। तो ICTZ क्या है, ये आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या है, जहां पर सूर्य के लो प्रेशर होने के बावजूद भी ICTZ जो यहाँ पर आपका बनता है। ठीक है, तो यही वो चीज है। मान लीजिए हवा आई, इस तरीके से घूमी, कुछ मिली, कुछ इस तरीके से चली गई, तो एक रास्ता है हवा के आने और जाने की गति का। इसे मैं आपको समझाऊंगा कैसे लो पर हाई पर बनता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत